हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के मिस्टर जगन रेड्डी। उन्होंने सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए हैं रिगार्डिंग हेल्पिंग द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश मिस्टर चंद्रबाबू नायडू। तो मिस्टर जगन रेड्डी ने अभी कुछ कंप्लेन किए हैं कि मिस्टर चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलके जो अभी सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कुछ ऐसे केसेस जो फॉरवर्ड कर रहे हैं या कुछ केसेस में मदद कर रहे हैं उनको। और अभी जो करंट गवर्नमेंट जो है चीफ मिनिस्टर जो हैं आंध्र प्रदेश के, उनकी जो गवर्नमेंट है उनको डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ये सब सारे चीज़ें और क्या फंक्शनिंग होनी चाहिए चीफ मिनिस्टर की, और क्या ये पब्लिक डोमेन में जो अभी न्यूज़ है क्या वो सही है या गलत है। तो ये चीज़ सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एट सोर्स टेलीग्राम चैनल पे जाके ये सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज मिलते रहेंगे। आप हमें मेल कर सकते हैं knowledge@source@gmail.com पे, जहाँ पे आप अपनी क्वेश्चंस, क्वेरीज या एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज ये क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आंध्र प्रदेश की जो अभी गवर्नमेंट जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर जगन रेड्डी, उन्होंने एस बोबडे को, उन्होंने जो अभी चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको एक लेटर लिखा है। उस लेटर में उन्होंने कहा है कि जो कुछ एलिगेशंस लगाए हैं जो अभी सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं जिनका नाम है NB रमन्ना, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं कि जो NB रमन्ना है वो अभी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश मिस्टर चंद्रबाबू नायडू, उनके साथ मिलके जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनको डीस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद कुछ एलिगेशंस लगाए हैं कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जो उन्होंने कुछ करप्शन किए हैं। तो आइए क्या क्या करप्शंस या कुछ एलिगेशंस उन्होंने बात की है ये सब पहले देख लेते हैं। मिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने ये जो लेटर लिखा था वो 1.5 वीक्स पहले लिखा था, लेकिन जो ये लेटर जो अभी पब्लिक डोमेन में आ गया वो अक्टूबर 10 को, जब आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने इसको पब्लिक डोमेन में रख दिया है। ठीक है, तो जिसमें मिस्टर रेड्डी जो है वो अक्यूज्ड कर रहे हैं मिस्टर जस्टिस रमन्ना को। मिस्टर जस्टिस रमन्ना जो है वो हाई कोर्ट के फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर रहे हैं और फंक्शनिंग ऑफ इवन आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट में इंटरफेयर कर रहे हैं थ्रू हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। और इसमें जो आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसके साथ मिलके मिस्टर चंद्रबाबू नायडू को फेवर करने की कोशिश की जा रही है, ये मिस्टर रेड्डी का कहना है। ठीक है, तो उन्होंने जो कुछ चार्जेस लगाए हैं वो चार्जेज हैं कि मिस्टर जगन रेड्डी वो बोल रहे हैं कि जो लैंड जो थी वो डिमार्केशन जब लैंड हो गई कि अमरावती की लैंड जो भी कैपिटल बनेगी वो कितने दूरी तक होगी या कितने डायमीटर में होगी, तो वो जब लैंड डिमार्केशन वो पूरी हो गई, इसके बाद जो उनके इन-लॉज जो हैं मिस्टर रमन्ना के अगेंस्ट ये एलिगेशन है, उनकी डॉटर और उनके इन-लॉज जो हैं वहाँ पे ज़मीन खरीदा उन्होंने, और उस ज़मीन को उसी रेट पे खरीदा जब डिमार्केशन से पहले की जो प्राइस थी। यानी कि आप समझिए, जब मान लीजिए ये लैंड है, अगर ये पहले बात हो गई कि अमरावती जो कैपिटल है वो इस एरिया में बनेगा, ठीक है, इस एरिया में, अब मान लीजिए कि जो जब ये डिमार्केशन हो गई कि इस एरिया तक ही कैपिटल रहेगा अमरावती, आंध्र प्रदेश की कैपिटल, इसके बाद क्या हुआ कि जो लैंड जो थी ये खरीदा गया चीफ मिनिस्टर की जो डॉटर हैं उनके थ्रू और उनके इन-लॉज के थ्रू। और ये जो लैंड की जो परचेजिंग प्राइस थी वो डिमार्केशन से पहले की जो प्राइस थी उसी पे खरीदा गया, लेकिन डिमार्केशन के बाद खरीदा गया। तो आप समझ रहे हैं, यानी कि जो नॉलेज थी वो वहाँ की इंफॉर्मेशन थी उसको लीक की गई कि इस एरिया तक हम कैपिटल बनाएंगे। प्राइस जो इसकी बहुत हाई रॉकेट हो गई जब लैंड डिमार्केशन हो गई, तो इनको बहुत ही 100 टाइम्स 1000 टाइम्स फायदा हुआ है। तो ये उन्होंने एलिगेशंस लगाया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो भी एलिगेशंस लगाए हैं, जो भी एलिगेशंस मिस्टर जगन रेड्डी ने लगाया है अगेंस्ट CGI, तो क्या वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए थी? क्या ये सही है? तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो लेटर जो है वो पब्लिक डिस्क्लोजर में अभी आ चुका है 10 अक्टूबर को। ठीक है, इसमें जहाँ पे जो भी डिग्निटी थी एपेक्स कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, उसको बहुत हर्ट पहुंचा है और हाई कोर्ट की भी डिग्निटी को भी बहुत हर्ट पहुंचा है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस की बात की गई है, तो इससे क्या होगा कि ठीक है, ये मान लीजिए अगर हम मान भी लेते हैं कि इंटरफेरेंस हो रहा है,
तो लेकिन जो पब्लिक डोमेन में जो आया गया है और उसके चलते ये स्कैंडलाइज्ड हुआ है सारा मामला, ये एक तरफ से इसको माना जाएगा कि सेंसलाइजिंग द न्यूज़ है। और इसके चलते अभी इसका मेन रीज़न ये माना जा रहा है क्योंकि जगन रेड्डी की अगेंस्ट कुछ केसेस चल रहे हैं, इवन क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं और उसकी हियरिंग अभी आने वाली है। तो मे बी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मिस्टर जगन रेड्डी डाइवर्ट अटेंशन कर रहे हैं। लेकिन अभी जो इंसिडेंट हुआ है पब्लिक डोमेन में न्यूज़ लाने का, ये बहुत ही डेरोगेटरी है और इससे फिर इससे कुछ नीचे नहीं हो सकता है। अगर आप देखें कि लास्ट ईयर भी 4 जजेस जो थे उन्होंने पब्लिक डोमेन में आके किया कि सीजीआई की जो फंक्शनिंग है और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस के अगेंस्ट मास्टर ऑफ द रोस्टर के लिए कुछ केसेस एलिगेशंस लगाए थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी है, वो जब पब्लिक डोमेन में आती है तो उसकी जो भी डिग्निटी है या मोरल प्रिंसिपल्स हैं जुडिशरी की, वो बहुत ही डाउनग्रेडेड हो जाती है। ठीक है। और सबसे पहले जो आप ये देखें कि जो लेटर जिस तरह से रिलीज़ किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो एक तरह से ये बताता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसको सेंसलाइज करने की इशू हो रही थी। और अगर पहले से अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए था तो आप डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू आप सीजीआई को या फिर सुप्रीम कोर्ट को बता सकते हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन में रखना ये चीज़ें बहुत ही डेरोगेटरी है और सुप्रीम कोर्ट को अभी ये देखना पड़ेगा कि कैसे इस चीज़ को भी हैंडल कर रही है। ठीक है। अब क्वेश्चंस ये उठता है कि ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। ऑप्शंस सुप्रीम कोर्ट के पास या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास क्या अवेलेबल है। तो हम अगर बैकग्राउंड के थ्रू ये समझने की कोशिश करें कि बैकग्राउंड में किस तरह से ये क्वेश्चंस या अगर ऐसे इंसिडेंट आए हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि बैकग्राउंड में किस तरह के इंसिडेंट्स अगर आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे कैसे हैंडल किया है। तो अभी देखें आप कि 1997 में एक केस आया था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी इस तरह के एलिगेशंस अगेंस्ट चीफ जस्टिस या फिर जजेस के अगेंस्ट आती हैं, तो जो भी प्रोसीजर होना चाहिए वो इन हाउस प्रोसीजर होना चाहिए। मतलब कि ये पब्लिक डोमेन में प्रेस में ऐसा रिलीज नहीं होना चाहिए। एक और केस देखिए, सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस एम भट्ट चटर्जी 1995। इसमें कोर्ट ने बोला था कि जो भी इस तरह के कंप्लेंट्स आती हैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये है कि जुडिशरी जो है इस तरह की अगर केसेस आती हैं ना, तो उनको कारपेट के अंडर डालने की कोशिश करती है और उस पर कोई भी लीगल एक्शन या जो भी उसमें इंक्वायरी इवन बैठती है तो वो प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी नहीं हो पाती है। अभी तक तो यही देखा गया है। इवन लास्ट ईयर भी अगर आप देखें मिस्टर रंजन गोगोई, उनके खिलाफ केस आया था, एक वुमेन ने लगाया था, जहाँ पे जो केसेस उनके अगेंस्ट आई थी उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और जो भी इंक्वायरी उनके अगेंस्ट बैठी थी उस इंक्वायरी में अगर आप देखें कि कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए प्रोसीजर उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो ये थ्रू आउट अभी इंसिडेंट्स अभी आप हमेशा देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या अभी सीजीआई कर सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं सीजीआई के या फिर सुप्रीम कोर्ट को अभी क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं जजेस के अगेंस्ट, तो जुडिशरी को क्या करना चाहिए कि इस तरह की जो सेंसलाइजेशन एक मैटर को बनाया जा रहा है, तो उसमें सबसे पहले तो अभी सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करके 1 to 1 बात करना चाहिए कि जो भी इस तरह के केसेस थे, अगर चीफ मिनिस्टर के कोई भी ग्रीवांसेस थे उनको एड्रेस करने के लिए चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली सीजीआई से मिल सकते थे या प्रॉपरली इसको कॉन्फिडेंशियल तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता था। तो सबसे पहले तो एक प्रॉपर वे आउट बताना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट को कि किस तरीके से पब्लिक डोमेन में इस तरह की न्यूज़ को ना ले जाया जाए, क्योंकि इस तरह से जो पब्लिक डोमेन में जाती है तो फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, उसकी इंडिपेंडेंस, उस पर एक दाग लगता है। ठीक है। इसके बाद अभी दूसरा वर्क ये करना चाहिए कि रिटायर्ड जजेस को इस तरह के केसेस दिए जाना चाहिए ताकि जो रोबस्ट एक इंक्वायरी हो सके और जो भी कंप्लेंट्स या एलिगेशंस लगे हैं चीफ जस्टिस और फंक्शनिंग ऑफ चीफ जस्टिस या जो भी उसको एक क्रेडिबल इंक्वायरी कमेटी बैठानी चाहिए जिसमें कि जो भी उनकी ग्रीवांसेज हैं उनको हल किया जा सके और जो भी रेपुटेशन है जुडिशरी के उसको इंटैक्ट किया जा सके। ठीक है। और इसमें जो भी मिसट्रस्ट है उसको निकाला जा सके। तो ये थ्रू आउट एक वे आउट होगा अभी जो अभी सिचुएशन है इसको देखते हुए। तो ये तो हो गई फंक्शनिंग और क्या अभी वे फॉरवर्ड होना चाहिए।
तो मैं आई होप कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज पूछनी है आप हमें मेल कर सकते हैं knowledge@source@gmail.com पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।